So inviting here our distinguished panelists, inviting Dr. Sambit Patra, spokesperson of BJP. Mr. Mukesh Mohan, the President of the Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises. Once again, thanking Dr. Sambit Patra for joining us, one of our distinguished panelists here. Inviting Mr. Jeevan Das Narayan, Managing Director of the State Bank of Travancore. May I request you, sir, to please grace the dais. Shri N.K. Maini, Director, Mudra Limited, and the former DMD of SIDBI. Mr. R.K. Gupta, Executive Director, Bank of Maharashtra. Ms. Shinjini Kumar, Executive Director, PwC. Mr. Sanjay Arya, Executive Director of United Bank of India. Mr. Vaidyanathan, Chairman and Managing Director of Capital First. Mr. S.R. Bansal, Chairman and Managing Director of Corporation Bank. मुझे थोड़ी सी तालियों की आवाज सुनाई दी, कंजूसी नहीं करनी चाहिए स्वागत करने में. थैंक यू. Request Shri Mukesh Mohan ji, who is the moderator of the session. Request him for the proceedings of the session. Thank you. नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता और आज मेरे साथ एक बहुत ही पावर पैक पैनल है. तो मुझे लगता है कि इतना पावर पैक पैनल देख के मुझे लगता है कि मुझे शायद कुछ ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए थी. मेरे साथ हैं मिस्टर जी.के. गर्ग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूको बैंक. मेरे साथ हैं मिस्टर N.K. मैनी, ही इज डायरेक्टर इन मुद्रा बैंक एंड ही वाज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ सिडबी आल्सो. मेरे साथ हैं मिस्टर R.K. गुप्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र. मेरे साथ है वो शख्स जो हमारे यहाँ पर हमसे ज़्यादा देर रहते हैं, मिस्टर संबित पात्रा. मेरे साथ जीवन दास नारायण जी, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर. संजय आर्य. मेरे साथ संजय आर्य जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. मिस्टर वैद्यनाथन, CMD कैपिटल फर्स्ट. मिस्टर S.R. बंसल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कॉर्पोरेशन बैंक. मिस संजिनी कुमार फ्रॉम PwC. संबित जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा. अभी आपने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया शुरू करा, तो लोगों में एक भावना है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि स्कीम्स तो बहुत हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में उसमें शायद वो तेजी दिखाई नहीं दे रही जो दिखनी चाहिए. तो ये कैसे दूर होगी? इम्प्लीमेंटेशन की जो समस्या है, स्कीम्स अच्छी हैं, लगता है कि अच्छे दिन आ गए, मतलब ऐसा लगता है कि बस अच्छे दिन आ गए, और आते आते लगता है कि शायद वो फिर थोड़ा सा दूर चले गए. तो ये अच्छे दिन कितनी जल्दी बिल्कुल हमारे नजदीक आएंगे? नमस्कार. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये अच्छे दिन कब आएंगे, ये सवाल मुझसे इतनी बार पूछा जा चुका है कि अब तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर मैं रट चुका हूं. आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए. विगत 10 वर्षों तक, मैं यहाँ राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ, राजनीति लाना भी नहीं चाहिए इकोनॉमिक कार्यक्रम में, मगर विगत 10 वर्षों तक जिस प्रकार की एक सरकार रही, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एक मंदी की स्थिति रही हिंदुस्तान की अर्थनीति पे, स्वाभाविक रूप से जब एक बदलाव हुआ है तो एस्पिरेशंस आर क्वाइट हाई. एंड विद दिस हाई एस्पिरेशन, आई एम श्योर पीपल वांट एवरीथिंग, पीपल वांट द परफॉर्मेंस outrightly right now, right here at this moment. But I hope you would understand that patience is the best merit. With all good intentions, this government is working. मोदी जी और ये सरकार बहुत अच्छे मन के साथ काम कर रही है. चूंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी के नेताओं को बड़े नजदीकी से देखता हूं और खास करके प्रधानमंत्री को बहुत नजदीकी से देखता हूं, मैं आश्वस्त कर सकता हूं आप लोगों को कि जो व्यक्ति सुबह से रात तक निरंतर देश के हित के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए काम कर रहा है और एक पैसा इधर से उधर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति के अंतर्गत होने नहीं दे रहा है, स्वाभाविक रूप से जहां नियति अच्छी है
वहां भविष्य अच्छा ही होगा। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। आपने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात कही। जब 16 तारीख को, 16 जनवरी को ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा था, मैं तमाम टेलीविजन चैनल को बड़े गौर से देख रहा था। आई वाज वेरी कीनली वॉचिंग all the television channels, and I was astonished to know that a program which was announced only on 15th August last year, it's not even 1 year, it could materialize. I was hearing people from the West, in fact foreigners और जो इंडिया के entrepreneurs हैं, वो कह रहे थे कि हमने इतनी जल्दी किसी कार्यक्रम को स्ट्रक्चर होते हुए नहीं देखा है। कि आपने 15 अगस्त को डिक्लेयर किया, जिसको मोदी जी भी खुद कह रहे थे कि उस समय हवा में था, उसको आपने स्ट्रक्चर बना के जनता के सामने 1 साल से कम समय में रख दिया, जहां इतने डिपार्टमेंट्स को एक साथ जोड़ने की बात थी, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनधन योजना को भी ले लीजिए, इट्स अ मैमथ टास्क which was done in a very short span of time, and in fact we entered the Guinness Book of World Record in the direct benefit transferring. So naturally, when you do all these things with lightning speed, with God's speed, it's but natural that the intention is good, but थोड़ा सा वक्त, अच्छे दिन जरूर आएंगे। नहीं, आपने ठीक कहा कि जो डीबीटी की आपने बात करी, तो आधार कार्ड से अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि केवल आधार कार्ड की वजह से 650 करोड़ रुपए की बचत हुई है लीकेज में, जो करप्शन की वजह से इधर उधर जाता था। आपने कहा कि स्कीम्स हमने लॉन्च करी, 1 साल के अंदर अंदर ले आए। एक स्कीम आपने और लॉन्च करी थी जो पिछले 10 सालों से नहीं हो पाया था, नए बैंकिंग लाइसेंस, और 10 सालों में के बाद जब वो प्रक्रिया शुरू हुई और मोदी जी ने कहा कि, और आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम नए बैंकों को लाइसेंस देंगे, छोटे बैंकों को लाइसेंस देंगे, तो 1 साल के अंदर अंदर 23 नए बैंक आ गए, पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, 2 कॉमर्शियल बैंक। तो सिंजनी, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगा, ये जो छोटे बैंक्स हैं, स्मॉल बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, इनको आप कैसे देखती हैं? इनका क्या रोल रहेगा हमारे एमएसएमई सेक्टर को कवर करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करने के लिए? थैंक यू। आई थिंक आप छोटे बैंकों की बात कर रहे हैं और हम छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो एक नेचुरल फिट है। और ऐसा नहीं है कि बड़े बैंकों ने छोटे बिजनेस के लिए कुछ नहीं किया है या करने की कोशिश नहीं की है, पर क्या होता है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनमें खास करके इंडिया में जब आप किसी भी सप्लाई चेन को देखेंगे किसी भी चीज़ में, तो जब वो नीचे की तरफ पहुंचती है तो वो बहुत फ्रैक्चर्ड है, बहुत ज़्यादा बहुत साइजेस आर वेरी स्मॉल एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक इट रेम्यूनरेटिव। तो ये जो अब हम जिन बैंकों की बात कर रहे हैं, वो उनके पास 2 एडवांटेज है। या तो वो जैसे हम कह रहे हैं पेमेंट्स बैंक हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, और चूंकि वो उनका वही कोर फोकस है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नए इकोसिस्टम में ला सकते हैं। और जो मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोलैटरल नहीं होते लोगों के पास लोन लेने के लिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इतनी ज़्यादा कि आप किसी आदमी की मंशा को समझ सकते हैं कि वो आपका लोन लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, उसके कैश फ्लोज कैसे हैं, उसके बिजनेस, क्योंकि हर तरह के बिजनेस में जाके तरह के स्टेट में लैंग्वेज अलग अलग हैं, इसको समझना मुश्किल है। तो आई थिंक ये जो एक डिजिटल इनिशिएटिव है और इन सभी चीज़ों के साथ जो हम अभी बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया जो पूरा इकोसिस्टम है, उसका वो एडवांटेज ले पाएंगे। दूसरी तरफ जो छोटे बैंक हैं, जो स्मॉल बैंक हैं, उनको 75% अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मेंटेन करना है, तो वो एक फोकस बिल्ड करने की बात होती है कि बड़े बैंक बहुत सारा काम कर रहे हैं और जो छोटे बैंक हैं उनके लिए यही प्रायोरिटी एरिया है, यही फोकस है। तो उम्मीद कर रहे हैं हम कि इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ना चाहिए, खास करके छोटे बिजनेसेस के लिए। बंसल साहब, एक और सरकार ने एक घोषणा की है, बैंकिंग ब्यूरो बोर्ड, और मैं समझता हूं कि उसका एक सबसे मेजर रिकमेंडेशन ये भी है कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट अलग अलग की जाएंगी। आप, मुझे लगता है कि शायद आज के समय में कुछ बड़े गिने चुने जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनमें से एक है, क्योंकि बाकी की तो पोस्ट अभी स्प्लिट हो गई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, मतलब कि एक सीएमडी हो तब, या चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट है, जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो अलग अलग होगा, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा और क्या इंप्रूवमेंट होगा? I think this appears to be a step in the right direction for the time being, but we have to see the experience. ये इसमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे आगे जाता है। एक सोच है कि इनको अलग करके हम और ट्रांसपेरेंसी और अच्छा एक वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। देयर विल बी 2 पर्सन इंस्टेड ऑफ 1, लेकिन अभी देखना बाकी है क्या एक्सपेरिमेंट होता है। कई बार हम सोचते हैं कि इससे अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए, लेकिन 2 चीज़ें हैं। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एक होता है तो
एक फ्लो ऑफ वर्किंग स्टाइल गेट्स वन, देन देयर आर टू, सो दो तरह का सोच होगा, वो अच्छा भी होता है और वो कैसे काम करेगा ये सब देखना अभी बाकी है। वैद्यनाथन, यहाँ पर कभी भी कोई भी एमएसएमई का कोई भी बात हो और लोगों को बैंक से शिकायत ना हो, ऐसा मैंने कोई मतलब कोई सेमिनार नहीं देखी है। और ये जो हमारा जो इवेंट है एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड, ये भी उसी सोच के से उसका जो जन्म हुआ वो ऐसे हुआ। हमें लगा कि नहीं यार, कंप्लेंट तो सभी करते रहते हैं, तो हमें उनको थोड़ा रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। लेकिन उसमें हमेशा माना जाता है कि एनबीएफसीज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप ऐसे कैसे करते हैं कि जिन लोगों को लोग कहते हैं कि बैंक से हमें 2 महीने 3 महीने में लोन नहीं मिल पाया, वो हमें किसी एनबीएफसी के पास गए, उन्होंने हमें 1 हफ्ते में या 10 दिन में लोन दे दिया, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये इसके बारे में आप जरा कुछ हमें समझाइए। नहीं, सबसे पहले तो जो बड़े बैंक हैं, जो लार्ज बैंक्स हैं जिनकी बैलेंस शीट 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की बैंक्स हैं, नेचुरली इनके पास बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं जिनका काम ही एमएसएमई फाइनेंसिंग का ही उनका चार्टर है लाइफ में, उनका जो फोकस है अलग होता है। अभी जो मैं सिंस जो काफ़ी जो ऑडियंस है जो कैपिटल प्लस को ना जानते हों, मैं उन्हें ये बता दूं कि पिछले 2010 में हमने बिजनेस शुरू किया था, अभी 2015 हो गया, 5 साल में हमने 20,000 करोड़ ऑफ डिसबर्सल किया है एमएसएमई फाइनेंसिंग को, और हर महीने अभी भी 600-700 करोड़ का डिसबर्सल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो मैंने आपको जहां बताई फोकस की, और दूसरा जो है आम तौर पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, इनमें जो सीबीसी, सीबीआई, इस तरह की जो डाउट्स होते हैं मैनेजर्स के दिमाग में, वो ऐसी डाउट्स हमारे पास हैं नहीं। हमारी जो अधिकांश फाइनेंसिंग है वो इस तरह की है कि जिनकी आप अगर बैलेंस शीट देख लें और P&L का प्रॉफिट और लॉस देख लें, आप फाइनेंस नहीं कर पाओगे। तो हम लोग बैंक बैलेंस देखते हैं, उनके बही खाता देखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके उससे पैसा जो देते हैं उसकी एनपीए 1% से भी कम है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेथड है जो बैलेंस शीट और P&L के बेसिस पे, उससे हटकर कैश फ्लो बेसिस पे जो लेंडिंग है उसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता नहीं सकता। और जहां तक इंटरेस्ट रेट्स की बात है, मैं जहां बताऊं कि इंटरेस्ट रेट इतना फर्क नहीं है। आप यूं समझिए, जिस कस्टमर का लोन 1 करोड़ 1.25 करोड़ का हो, उनका इंटरेस्ट रेट 12-13% ज्यादा नहीं है। तो सवाल इंटरेस्ट रेट का नहीं है, सवाल पहुंचने का है। और जैसे शिंजिनी मैडम ने बताया था कि जैसे नॉर्म तौर पे बड़े बैंक जो होते हैं उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, उनकी ब्रोशर्स सब इंग्लिश में होती हैं, लेकिन आप उड़ीसा में जाइए और ओरिया में बांटिए, बंगाल में जाइए, बंगाल के उनका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उस पे लैंग्वेज भेजिए। ये जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं, इनके फोकस अलग हैं, प्रायोरिटीज अलग हैं, कम्युनिकेशन अलग है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है। संजय जी, आपके लिए जब हम ये बैंकिंग अवार्ड कर रहे थे तो यूनाइटेड बैंक के लिए ये बात हुई कि यूनाइटेड बैंक को एक स्पेशल अवार्ड देना चाहिए टर्न अराउंड बैंक का। बैंक, सबको पता है कि बैंकिंग सेक्टर एनपीए की समस्या से जूझ रहा है, आपके बैंक के साथ शायद ये समस्याएं कुछ ज़्यादा थी, बट आपने टर्न अराउंड किया इसमें, तो ज़रा कुछ हमें समझाइए कि कैसे आपने ये अचीव किया। देखिए, यूनाइटेड बैंक में जब एक ग्रेट लॉस आ गया था 2013 में, तो बेसिक प्रॉब्लम थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज इंटैक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द लॉस अकर्ड बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू एनपीए कैटेगरी। तो उसके लिए हमने ये 2-3 चीज़ें हमने स्ट्रेटेजी रखी थी टर्न अराउंड के लिए। जब ये एक बार से बड़ा लॉस आ गया, तो पहली बात तो यह है कि मुझे अपना ऑपरेटिंग मार्जिन को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि लॉस जिस वजह से आया उन कारणों को दूर करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमने स्टेप्स लिए, उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो पहली बात थी लाइबिलिटीज मैनेजमेंट। लाइबिलिटीज मैनेजमेंट में हमने जो भी हाई कॉस्ट डिपॉजिट थे वो सब शेड कर दिए, और जो अपने जो रेट्स थे हमारे फिक्स डिपॉजिट के, हमने सबसे कम कर दिए इंडस्ट्री में। इस बैंक में, क्योंकि बैंक ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा कैटर करती है उस एरिया को, तो वहाँ के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उस एरिया में, जैसे हमारा लार्ज स्केल एक्सपोजर था आयरन एंड स्टील में, पावर प्लांट्स के अंदर, और दूसरे जो उस एरिया के जो डेमोग्राफिक रीजन्स की वजह से जो ग्रोथ के इश्यूज थे, उस वजह से भी यहाँ पर इस बैंक में थोड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन साथ ही बैंक के अंदर बहुत बड़े पॉजिटिव जो इसके पॉइंट्स थे, जो हमारे को स्ट्रेंथ देते थे, वो ये थे कि एक लार्ज हमारा जो कासा बेस था,
रिटेल कस्टमर का बेस था, उस बेस को हमने प्रोटेक्ट किया। तो हमारा लाइबिलिटीज मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से हमने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा करके अपने जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थे उसको बहुत नीचे लेके आ गए। हम इंडस्ट्री में हमारा सबसे कम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हो गया। देन व्हाट वी डिड इज हमने अपना जो रिटेल बेस है उसको सुदृढ़ किया। जो हमारे जो लोन्स हैं एग्रीकल्चर में, माइक्रो में एंड रिटेल हाउसिंग, इसको हमने बहुत प्रमोट किया। और जो हमारे लार्ज कॉर्पोरेट्स में जो एक्सपोजर था जिसकी वजह से प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट आई थी, उसको हमने थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया अगले 2 साल के लिए। इस तरह से हमने देखा कि हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सके ओवर द पीरियड ऑफ दिस 1.5 ईयर और 2 ईयर। साथ ही अब जो लॉस जिस वजह से हो रहा था प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीएस, उसके ऊपर हमने दिसंबर 2013 से ध्यान दिया। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में ये गिनी चुनी बैंकों में से एक है जिसने एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनपीए में इतना लार्ज स्केल रिडक्शन किया है। इनफैक्ट इन December 2013 when this loss occurred, our NPA was 8,546 crores. It has come down to 6,000 crores now. तो हमारा जो सतत प्रयास रहा कि हम लार्ज जो एडवांसेज हैं उसके अंदर एनपीएस को कैसे रेस्ट्रिक्ट करें, कैसे रिकवरी करें, उसके लिए लीगल मेथड, फॉलो अप, स्टाफ को एनर्जाइज करना, ये सब करके हम अपने एनपीएस को नीचे लेके आए। और इस वजह से हमारा प्रोविजनिंग भी राइट बैक हुआ और हमने इसको एक क्विक समय के अंदर टर्न अराउंड कर लिया बैंक का। जीवनदास जी, संजय आर्य जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही एनपीए की। आरबीआई गवर्नर भी कहते हैं कि बैंकों को अब अपनी बैलेंस शीट क्लीन करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या अभी बैलेंस शीट, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस शीट क्लीन नहीं है? देखिए, एक्चुअली एनपीए recognition norms have been there, and over a period of time to bring our systems and processes on par with international standards, and especially in the context of Basel III norms and things like that, we have been tightening these norms to ensure that the banking system in the country is able to match up to the best at the global level. Now the fact of the matter is that while these norms are reaching a standard where we can compare with the best in the world, the other ecosystems in terms of whether, let's say, if it is the judiciary or whether it is the DRT or whether the speed at which the cases get sorted out, these things I think need to also move in tandem to reach that level of international standards so that we are able to, on the other side, in terms of capital adequacy or NPA recognition and so on and so forth, we are on par with these banks. So in the process, both do not move at the same speed. So there is an element of stress, and especially when the real economy is not performing to the extent that is required to drive further credit growth and provide some succor to banks in terms of increasing their asset base, be able to earn more to absorb losses. So there is an element of stress in the system which is a reflection of the stress in the real economy. Now in this sort of a scenario, banks, especially in a scenario where credit growth is not happening, there tends to be some sort of a contractionist tendencies also. There is an element of cleaning up which is required, because especially in infrastructure sectors, especially in sectors such as steel, sectors such as textiles, where we know there is a lot of stress, some of the large corporate lendings of banks perhaps are not performing to the extent that is desired, and that is what we generally call in the normal parlance, or broadly we name as a stressed portfolio. Now they may not, some of them may be on the way to becoming an NPA, some may be really an NPA, some may be on the way to recovery, some may be such that we cannot, sort of rehabilitate them. So we should be able to also know where to cut our losses, get out, where to rehabilitate, where to, maybe sell to an ARC, where to provide further funding, where to bring in some sort of measure, let's say 5/25 or whether an SDR or whatever other types of measures have been provided to banks by RBI, we should be able to take a call. The whole process, I would say, comes under the name, perhaps we can describe it as cleaning up the balance sheet of the banks in terms of assets, stress assets. संबित जी, अच्छा, जीवनदास जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कुछ स्टॉल प्रोजेक्ट्स की वजह से भी एनपीए हमारे बढ़े। तो ये हम सब जानते हैं, मतलब कुछ पॉल्यूशन की समस्या थी, कुछ डिसीजन मेकिंग में दिक्कत थी, लेकिन अब तो आपको लगभग 2 साल हो गए। तो ये जो स्टॉल प्रोजेक्ट की समस्या है, ये कैसे और कब दूर होगी? मुझे तो लगता है सबसे बड़ा स्टॉल प्रोजेक्ट तो पार्लियामेंट में ही है। वो प्रोजेक्ट देखिए आप, जब से हम सरकार में आए हैं, मैं मजाक का विषय भी है और ये बहुत सीरियस चिंतन का विषय भी है
अब जीएसटी को मैं तो बाकी स्टॉल प्रोजेक्ट्स उसको कैसे क्लीन करेंगे इस पे चिंता तो करेंगे ही, मगर जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी रुके हुए हैं वो सबसे बड़े प्रोजेक्ट पार्लियामेंट में ही, उसी पे चर्चा नहीं हो रही है, वही अभी पास नहीं हो पा रहे हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैंने बार बार कहा मैं राजनीति को नहीं लाऊंगा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब 16 तारीख को स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया आरंभ होने वाला था, जब कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने आरंभ भी नहीं किया था, ऑपोजिशन के लीडर ने कि ये फेल हो जाएगा, ये मुंबई में घोषित कर दिया। तो इस प्रकार की चिंतन से भी बाहर आने की आवश्यकता है, एक सबको बैठकर डिस्कशन करके डिसीजन लेना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें प्रार्थना करना चाहिए कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पार्लियामेंट है वो कम से कम चले। पर मेरा मानना यह है संबित जी कि आप पार्लियामेंट चले या ना चले, लेकिन जो ग्रोथ है वो तो अब रुकने वाली नहीं है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये अरुण जेटली जी ने कई फोरम्स में ही हैज आर्टिकुलेटेड इट क्वाइट क्लियरली दैट इन फैक्ट वी आर इन द रनअवे फील्ड, हम एयर स्ट्रिप पे हैं एंड द फ्लाइट हैज टेकन ऑफ। सो नेचुरली वी विल क्लाइंब हाई अप इन द इकोनॉमी इज इन द राइट डायरेक्शन। वी गॉट द इकोनॉमी इन अ बैड शेप, वी आर टेकन इट टू अ राइट डायरेक्शन। 7.3 7.4 में अगर ग्रोथ चल रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 8 और 9, so definitely the movement is in the right direction and we expect the best out of it. गुप्ता साहब, हमने देखा पिछले दिनों कि जो एनपीए हुए वो अधिकतर जो एनपीए हुए वो लार्ज सेक्टर में हुए, और अगर आरबीआई भी कह रहा है कि हमें 150 जो टॉप के अकाउंट्स हैं उनको देखना है, उनका स्पेशल ऑडिट कराना है, और उनमें लगता है कि कहीं एनपीए या स्ट्रेस कुछ ज़्यादा है। वो भी ये नहीं कह रहे कि हमें नीचे वाले 15,000 अकाउंट को देखना है, उनमें शायद एनपीए ज़्यादा है, जबकि एक जनरल परसेप्शन ये है। और एमएसएमई जब बेचारा लोन लेने जाता है तो उसको बैंक वाला शायद इस डर से लोन देने में ग्रास रूट लेवल पे डरता है कि यार ये अगर अकाउंट खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा। इसके लिए आपकी तरफ से टॉप लेवल से क्या पहल है कि जो छोटे लोन लेने वाले हैं उनको सही रेट पे और टाइमली फाइनेंस मिले? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कॉर्पोरेट लोन्स का कि जो खराब हो रहे हैं और आरबीआई भी चिंतित है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों ने आज से 4-5 साल पहले अपने टॉप लाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया। उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स थे उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से डिमांड किया। उन्होंने भी बैंकों से ज़्यादा डिमांड किया, और जब उनको पैसा आराम से दे रहे थे बैंक भी, तो उन्होंने जिस पर्पस के लिए लिया उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया। हुआ क्या कि उन्होंने ओवर लिवरेजिंग हो गई, उन्होंने बैंकों से ज़्यादा बोरोइंग कर ली, अब वो सर्विस कर नहीं पा रहे। इसकी वजह से उनके अब जो है ज़्यादा बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स उनके अकाउंट खराब हो रहे हैं। अब बैंक भी जो है ये समझ गए हैं कि जो टॉप लाइन से ज़्यादा जरूरी बॉटम लाइन है, उसको देखते हुए अभी आप देखिए कि ये कहना अभी सही है कि अब जो है बैंक भी ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो रिटेल और एसएमई सेगमेंट में कर रहे हैं। अगर आप पिछले 1 वर्ष की ग्रोथ देखें तो कॉर्पोरेट लैंडिंग में आप पाएंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री में नेगेटिव ग्रोथ है, जबकि एसएमई और रिटेल में कहीं 15% के आसपास ग्रोथ है, 15% से ज़्यादा ग्रोथ है। तो ये जो है ये है अब कि जो बैंकों का एक दृष्टिकोण है वो भी चेंज हुआ है, और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एसएमई और रिटेल को कर रहे हैं। एक ये जरूर बात है, जैसे यहाँ पे जब ऑनरेबल मिनिस्टर बैठे थे तो कई लोगों ने कहा कि एसएमई सेगमेंट को, और अभी आप भी कह रहे हैं कि एसएमई सेगमेंट को जो है ऋण लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं या उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है। बट मैं ये मानता हूँ कि अब जो बैंक ऋण दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी किस तरीके से एक्सपीडिशियस मैनर में दिया जाए इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ब्रांचेस को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और जैसे भारत सरकार की जो नई मुद्रा योजना आई है उसमें भी जो बैंकों ने जो टारगेट लिए थे, जैसे हमारे बैंक ने जो टारगेट लिया था वो जो मार्च का टारगेट था वो हमने दिसंबर में ही पूरा कर लिया। तो एक ग्रास रूट लेवल पे एक जागृति आई है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको फाइनेंस कर रहे हैं। लेकिन कई केसेस में हो सकता है कि एसएमई बोरोवर को कुछ परेशानी आती हो, और अगर वो उन परेशानियों को जो है इसके लिए हम लोगों ने सीपीसी सेंटर्स भी चालू किए हर क्षेत्र में, ताकि एक केंद्रीयकरण हो जाए सैंक्शंस का। अगर प्रॉब्लम होती है तो कोई भी बोरोवर जो है हम लोगों से संपर्क कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही मोटिवेशन दे रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम आती है एसएमई सेक्टर के लिए वो ये है कि थोड़ा सा ये उतने ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज नहीं होते कि इनके जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो बैंकों के हिसाब से बनाई जाए, या बैंक जो चाहते हैं ऋण सैंक्शन करने के लिए जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे कि लोन सैंक्शन करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ये देने में थोड़े से देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से देरी होती है।
तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर ये थोड़ा सा एसएमईज को, जो एमएसएमई एसोसिएशंस हैं, वो उनको एक तरह से सपोर्ट करें कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में उनकी हेल्प करें, या उनको और बाकी बैंकों से जो उनको पत्राचार होता है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, जो बैंकों की रिक्वायरमेंट है, उनको पूरी करने के लिए अगर उस दिशा में थोड़ी काम करें तो मेरे ख्याल इस दिशा में और ज़्यादा प्रगति होगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो बड़े लोन हैं वो तो अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं इस हिसाब से कि आपके नॉर्म्स में फिट हो जाए, और छोटे हैं वो एक्चुअल दिखाते हैं तो वो शायद आपके नॉर्म्स में फिट नहीं हो बिल्कुल पाते। सही बात है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं वो क्यों ओवर लिवरेज हो गए, उन्होंने अपनी जरूरत से ज्यादा बैंकों से बोरिंग क्यों कर ली? क्योंकि वहां पे प्रोफेशनली मैनेज हर एक पूरा का पूरा उनका प्रोफेशनलिज्म होता है, तो जो चाहते हैं वो उसी हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रख देते हैं। जबकि हमारे एसएमई सेक्टर के लिए उल्टा है, वो जितना चाहते हैं उस हिसाब से अपना वो बैंकों को नहीं बता पाते, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा मैनी जी, आप मुद्रा बैंक में डायरेक्टर भी हैं और आपने एमएफआईज में, मुद्रा लोन में, सिडबी में बहुत काम किया है, तो मुद्रा में आप अभी तक शायद कुछ 80,000 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है, लेकिन मुद्रा के पास तो जो कैपिटल है वो कुल 2,000 करोड़ की है, वो भी शायद अभी पूरी तरह से आई नहीं है, तो ये मिसमैच कैसे है सर? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो जैसे संबित पात्रा जी बता रहे थे, मुद्रा बैंक भी एक उदाहरण है जो कि ड्राइंग बोर्ड से लॉन्च 1 महीने में हुआ था। एंड ऑफ फरवरी बजट में अनाउंसमेंट थी मुद्रा बैंक की, और 1 अप्रैल को मुद्रा बैंक वाज रेडी टू बी लॉन्च। एक एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट हुई, आरबीआई का अप्रूवल आया और मुद्रा बैंक आगे बढ़ गया। नॉट ओनली मुद्रा बैंक आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फ्रेम की गई, और जिसमें जैसे आपने बताया इतना डिसबर्समेंट ऑलरेडी बैंक्स कर चुके हैं। जहां तक कैपिटल का सवाल है, इनिशियल कैपिटल अभी सिडबी ने डाला है मुद्रा बैंक में, और वो धीरे धीरे कैपिटल बेस बढ़ाया जा सकता है। इसमें अगर जो आप ये कहते हैं कि मुद्रा बैंक की डिसबर्समेंट्स 80,000 करोड़ है, तो ये मुद्रा बैंक से डिसबर्समेंट्स नहीं है, ये डिसबर्समेंट्स बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इत्यादि ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस ने की हैं और उनके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है। मुद्रा बैंक एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, और रीफाइनेंस एक प्रोडक्ट होता है जो रिसोर्स सपोर्ट देता है उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि एमएसएमई सेक्टर को लेंड करते हैं। तो रीफाइनेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि सेम नॉर्म्स अप्लाई किए जाए जो कि बैंक्स के लिए कैपिटल एडिक्वेसी के लिए अप्लाई किए जाते हैं, मेरे विचार में। एक तो ये, दूसरा, मुद्रा बैंक गोइंग फॉरवर्ड सिर्फ कैपिटल के बेसिस पे ही नहीं बढ़ेगा। मुद्रा बैंक का प्राइमरी पर्पस है टू इम्प्रूव द ईज ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम द एंटायर इकोसिस्टम, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जिनका नाम मैंने पहले लिया, एमएफआईज, एनबीएफसीज, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड अदर सच इंस्टीट्यूशंस। सो ये इंस्टीट्यूशंस इनको लेंडिंग का कंफर्ट कहां से आएगा? मुद्रा स्कीम में एक गारंटी प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है, जो कि ये 10 लाख तक के लोन्स, जो 3 लोन पहले भी नाम लिए गए थे, शिशु, किशोर और तरुण, 50,000 तक के लोन, 5 लाख तक के लोन और 5 से 10 लाख तक के लोन, यही लोन्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा कष्ट शायद होता है बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस को बिना कोलैटरल के लोन देने को। तो इसके लिए एक गारंटी प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, और ये गारंटी प्रोडक्ट जो टिपिकल गारंटी प्रोडक्ट होता है केस टू केस बेसिस, जैसे कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट में, सीजीटीएमएससी में केस टू केस गारंटी दी जाती है। कि सीजीटीएसएमई में और फिर इस गारंटी में क्या फर्क है? हाँ, इन दोनों में अंतर ये होगा कि हम ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट, ये जो गारंटी प्रोडक्ट है, दिस शुड गिव यू अ बैंग फॉर द बक जैसे कहते हैं। एंड हाउ विल दैट हैपन? मान लीजिए कैपिटल फर्स्ट वैद्यनाथन जी बैठे हुए हैं, इन्होंने एमएसएमईज को 1000 करोड़ लेंड कर दिया, एसएमईज को 10 लाख तक की लेंडिंग करी 1000 करोड़ की। अब ये भी कैपिटल की वजह से कॉन्स्ट्रेंड है कि आगे लेंड नहीं कर सकते। और दूसरा, इनका पोर्टफोलियो तो ये तो अच्छी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कई एनबीएफसीज हैं जिनके पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग नहीं मिलती। तो मुद्रा बैंक के जो ये जो गारंटी आएगी, इट विल हेल्प इन इंप्रूविंग द रेटिंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस so that the portfolio becomes marketable and can be sold, and the same capital which he has can be utilized to create more loans and lend more to the sector basically. इस तरह जो 5.8 करोड़ इकाइयां जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिनके लिए मुद्रा बैंक सेटअप किया गया था, उनको रीच आउट किया जाएगा। चलिए, मैं और बात करूंगा मुद्रा बैंक के बारे में। गर्ग साहब, मुझे बताइए कि लार्ज कॉर्पोरेट के लिए जब उनमें कोई स्ट्रेस आता है तो उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सीडीआर में जाए, वो एसडीआर में जाए, बीआईएफआर में जाए। ये जो छोटा व्यापारी है वो बेचारा कहाँ जाए जब उसको कोई समस्या आती है? तो एक्चुअल में हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सबके लिए हैं। छोटा व्यापारी जो है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है
तो उसका अगर अकाउंट रीस्ट्रक्चर करना है तो वो हम करते हैं। और जहाँ तक अगर मान लें कि उससे यूनिट वायबल नहीं है, वो नहीं चला पा रहा है, तो वी हैव गॉट वेरी वेरी इजी स्कीम्स दैट ही कैन कम आउट ऑफ दैट। Even up to 10 lakh rupee loans, we have got a scheme that if the party is loan is up to 10 lakh rupee, we have empowered all our branch managers to enter into OTS schemes under which interest is fully waived, and in principle keeping in view the what is the security level, that also we are giving discount factors, and that can be one time settlement. If unit is viable, we give the further funding to them. We do the restructuring, rescheduling of the existing installment and interest. So virtually whatever benefits are being given to the large corporates, much more than that we are giving to the small companies also. But only one thing what we find the difference, that communication level between the branch manager and the small units is not so frequent as compared to the large units. In large units we have got the formal system that consortium meeting is taking place, JLF is taking place, and whatever problems are there in the unit, that is being discussed in the particular formal way. Whereas the small unit we find they don't disclose their problem to the banks, and when the problem gets aggravated, they are not able to pay, and at that stage they come to the bank. So the only my suggestion is they should not hide anything. If any problem is there, they should immediately approach the board, our bank, and tell positive or negative. They should have the frequent communication with the branch manager. Number two, many times it happens in small units, they don't differentiate between the turnover and cash flow. They are very happy when the turnover is increasing. But many times what happened, turnover has happened, but the realization has not happened. And the money gets stuck up in the form of book debts. And when the large amount of book debts is stuck up, but the caterers who is purchasing the raw material, they are not in a position to wait for a longer period. And that becomes all of a sudden one situation he finds difficult to manage. So he should be very clear about that. Turnover is not the cash flow. Cash flow is something, realization of turnover. And that keeping in view that, he should fine tune his production cycle, he should choose his buyers, and he should prefer by giving some discount also, that money should come fast, so that he can rotate more turnover, he can make more operating profit, he can make more net profit. He should focus more on the cash flow oriented turnover instead of simply on the turnover. बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। देखिए आज मैं ना एक नेशनल बोर्ड है MSME का आपके सरकार में, तो मैं उसमें मेंबर हूँ। आज सुबह उस बोर्ड की मीटिंग भी हो रही थी, वहाँ पे बोर्ड में एक मैटर डिस्कशन के लिए आया है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो बात ये हुई कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तो चलो सरकार ने कहा कि 20% MSE यूनिट से परचेज किया जाए, वो सप्लाई भी हो जाएगा, लेकिन उनका पेमेंट कैसे आएगा? तो उसका भी सोल्यूशन शायद आ रहा है। मेरे ख्याल में वैनी साहब उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, ई ट्रेड के बारे में। देखिए, ये डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम तो सदियों से सुनते आए हैं कि MSMEs की पेमेंट्स डिले होती हैं। सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेट्स ही कल्प्रिट इसमें नहीं है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्चुअली डिले द पेमेंट्स टू MSMEs. Now, amongst the solutions which have been in existence are various kinds of bill discounting schemes और factoring schemes जो हैं। Basically आज की डेट में तो आपके पास यही हल थे, यही solutions थे जिनके थ्रू आप अपना, जब आपने सप्लाई किया लार्ज इंडस्ट्री को, अपना बिल डिस्काउंट करा लिया और आपको पेमेंट मिल गई, और मदर यूनिट ने 90 दिन बाद या जितना भी समय लेते हैं उसके बाद बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ सेटल किया। इसी तरह फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन आपके डेट्स फैक्टर कर देती थी, आपको पेमेंट कर देती थी, और कलेक्शन फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन करती थी। क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी एक्सेंचुएट हो गई, तो कुछ समय पहले आरबीआई ने सिडबी के साथ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंसल्टेशन में एक डिस्कशन पेपर लॉन्च किया था ऑन व्हाट इज कॉल्ड द ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। और बेस्ड ऑन दैट डिस्कशन पेपर, एप्लीकेशंस वर इनवाइटेड for setting up the TREDS platforms also. 3 licenses have since been issued by Reserve Bank of India for setting up the TREDS platform. Basically ये platform करेगा क्या? ये platform पे 3 तरह के players होंगे mainly. एक तो registered MSME units, दूसरे players जो होंगे commercial banks, financial corporations, NBFCs, factoring organizations, the entire financial
इकोसिस्टम जो एमएसएमई को केटर करता है, और तीसरा लार्ज कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हु आर प्रोक्योरिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एमएसएमईज। ये 3 प्लेयर्स इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और आइडिया ये है कि जब भी जो एमएसएमई किसी लार्ज इंडस्ट्री को अपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, तो वो अपना बिल या हुंडी जो कहलाती है सिंपल हिंदी में, उस प्लेटफॉर्म पे लोड कर देगा, और ये बिल वेरियस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, जिसमें जो बैंक या इंस्टीट्यूशन लोएस्ट रेट फॉर डिस्काउंटिंग कोट करेगा, वो इंस्टीट्यूशन फाइनली वो बिल डिस्काउंट करेगा। तो एक तो एमएसएमई को बहुत फाइन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म मिलेंगे। दूसरा, प्लेटफॉर्म विल ब्रिंग इन अ लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि कोई लार्ज कॉर्पोरेट बिल टाइमली डिस्काउंट नहीं करता तो वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली वो प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी कि हु आर द डिलेइंग लार्ज कॉर्पोरेट्स, एंड इट इज अ ह्यूज रेपुटेशनल रिस्क फॉर देम गोइंग फॉरवर्ड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें मेरा गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, इस प्लेटफॉर्म को अगर जो सक्सेस बनाना है तो लार्ज कॉर्पोरेट्स को आइदर इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा या डिसइंसेंटिवाइज करना पड़ेगा डिलेड पेमेंट के लिए, और उसके लिए कई तरह के हल हैं जो कि हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। बट ओनली लेकुना इन दिस स्कीम कुड बी कि अगर जो लार्ज कॉर्पोरेट्स इस पे भी कोऑपरेट ना करें। नहीं, मैं यही चाहता था कि ये स्कीम लोगों को पता चले और लोग इसका फायदा उठा सके। संदीप जी, हमें तो आप सीधे शब्दों में बताइए कि देखिए वो अपोजिशन क्या कर रही है, क्या कैसे कर रही है। भाई ये जीएसटी और बैंकरप्सी एक्ट जिसको एसएमई बड़ी एकदम दूरबीन लगा के देख रहा है कि भाई कब आने वाली है, ये कब आएंगे हमारे पास। देखिए सर ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने लास्ट में कहा कि जो लार्ज कॉर्पोरेट्स है, 2 तरीके हैं, याद आइदर उनको आप कुछ इंसेंटिव दीजिए या तो उनको कहिए कि वो डिफॉल्टर ना बने और टाइम से करे। तो मुझे लगता है अगर आप उनको कुछ इंसेंटिव देंगे, इफ यू इंसेंटिवाइज, then the political problem for a party like us would be a suit boot ki party hai. Rather the second option would be better, I believe. But coming to the core question that you have asked, ki GST and bankruptcy bill, in fact bankruptcy bill becomes extremely important now that we have announced the Startup India, Stand Up India, so naturally the exit route for the startup becomes extremely important, and that's why I believe the bankruptcy bill is absolutely important. It should be on the table. But if you would have heard what the Prime Minister while announcing this said that हम तो अनाउंस कर रहे हैं और बाकी आप जानते हैं। आपने अगर ध्यान से सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को, तो उन्होंने आपके ही सवाल को पूछा भी और उत्तर भी दिया कि हम बैंक्रप्सी कोड लाना चाहते हैं, बाकी आप माहौल जानते हैं क्या होगा, क्या होने वाला है। देखिए जीएसटी बिल का जो सफर है, इतना लंबा सफर है। 2002 में केलकर कमेटी का बनना, केलकर कमेटी में जाना, उसके पश्चात जीएसटी बिल का आना, जीएसटी बिल का चिदम्बरम साहब का टेबल करना, पुनः वो एक स्टैंडिंग कमेटी में जाना, स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस आए उसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के अपने प्रॉब्लम थे, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया। ये सब कुछ विषय लेकर द गवर्नमेंट केम अप विद द फाइनल प्रिंट ऑफ द जीएसटी बिल, एंड व्हेन द जीएसटी बिल वाज टेबल्ड बाय आवर गवर्नमेंट, the irony was the opposition wanted this to go to the standing committee yet again. And to this, the Finance Minister Arun Jaitley rightly pointed out that a bill cannot be a dancing instrument between standing committees. I mean, like, it was in the standing committee, your standing committee rather, because you were in government and you were in majority in the standing committee. You proposed certain things and that was brought into effect in the new bill, and now you say that we are not satisfied with this. For instance, we go to the constitutionality of the tax rate, that you add this tax rate into the constitution. Never was this pronounced by the former finance minister, Mr. Chidambaram, nor was it suggested in the standing committee. Anyways, consensus, as was pointed out by this government, is the best route. We are working out through consensus. Last time it was chai pe charcha, we all know. Let's see how the government moves ahead in the days to come. Rhetorically, Rahul Gandhi ji had said that 15 मिनट में जीएसटी पास कर देंगे, देखते हैं। पर मुझे लगता है संबित जी, ये चाय पे चर्चा अगर डिनर पे चर्चा भी हो जाए ना, तब भी ये मुश्किल है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी से जब बात हो गई तय, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो एक सोल्यूशन है, अगर आप ठीक समझे, कि एक बार उनसे कहिए कि भैया चलो तुम्हारी तीनों शर्तें भी मान लेते हैं। अब हो सकता है कि शायद वो फिर कोई चौथी शर्त लेके आए तो कम से कम एक्सपोज तो हो जाएंगे। नहीं, देखिए, ये तो सरकार का कोई नुमाइंदा बता सकेगा, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ।
मैं तो मजाक में इतना ही कह सकता हूं कि आलम यह है आज राजनीति का, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। अगर कल सुबह आसमान से सोने के सिक्के बरसने लगे तो ऑपोजिशन कहेगी अरे ये तो हेड इंजरी करा रहे हैं सर पे चोट पड़ा रहा है। अच्छा सिंह जी आप बताओ, ये जो बैंकरप्सी एक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो हम सब कहते हैं कि यार बैंकरप्सी एक्ट आएगा तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये बैंकरप्सी एक्ट आने के बाद आप क्या देखती हैं कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली खास तौर से अगर एमएसएमई के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो? ऐसा है कि बैंक्रप्सी एक्ट अपने आप में एक नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस में से एक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके आने से आप अचानक कोई बड़ा रेवोल्यूशन देख लेंगे, पर वो एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर अ इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम टू फंक्शन। बैंक्स को जो एक ओवरहैंग होता है क्रेडिट का कि जब you have to continue to carry bad credit, you have very little flexibility to restructure or to recover, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जो छोटा बिजनेसेस हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि दे हैव एन ऑप्शन वेयर दे कैन क्लीनली एग्जिट एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ और डू समथिंग एल्स। और ये तो एक बड़ी बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक है मॉडर्न इकोनॉमी की, तो हमारे पास तो होना ही चाहिए। नहीं है, वो एक हैंडीकैप है। हो जाने से कोई दुनिया नहीं बदल जाने वाली है। इट्स गुड in itself. It's not going to give you like huge productivity benefits because that's not what बैंक ऑलरेडी बहुत सारी समस्याओं से, क्रेडिट ग्रोथ नहीं है जैसे आपने बताया, डिपॉजिट में भी समस्या है। अब ये पेमेंट बैंक स्मॉल बैंक्स आ रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारी है इनसे भिड़ने के लिए? नहीं, पेमेंट बैंक जो आ रहे हैं उनका हमने पहले ही दिखा दिया है जनधन के द्वारा कि आज पब्लिक सेक्टर बैंक पूरे इंडिया में उनका रीच हो गया है। और जो पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक करने वाले हैं, दो दे आर वेरी कैपेबल, दे हैव कैपिटल, दे हैव एक्सपर्टाइज, दे हैव टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग दे आर हैविंग। बट आई थिंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रूरल इंडिया में जो रीच है और जो स्मॉल और पेमेंट बैंक जो करने वाले हैं, एज फार एज स्मॉल बैंक इज कंसर्न, आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दो द चैलेंज इज देयर। बट पेमेंट बैंक जहाँ तक कंसर्न है, आज सारे बैंक अपना टेक्नोलॉजी जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशन बैंक इज चेंजिंग टोटल एंटायर CBS सिस्टम, सो आवर सिस्टम विल बी द बेस्ट इन द एंटायर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, and we'll have edge over other banks, and we will be able to provide any technological type of products to the customers. पर मुझे लगता है कि जो नए बैंक हैं या जो NBFC हैं, उनकी अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो शायद हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं। वो आगे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विजय भी जो आज पेमेंट बैंक की आप बात जब कर रहे हैं कि उनका कैसे तैयारी है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इस बारे में काफ़ी सजग हैं कि ये पेमेंट बैंक आ रहे हैं। डेफिनेटली चैलेंज इज देयर, वो तो डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स आर प्रिपेयरिंग, दे आर वेरी मच अवेयर कि ये आ रहे हैं और हमें ये इनसे इस तरह का सामना करना है। वैद्यनाथन, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे इन ऑन फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी? मेरे हिसाब से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं पिछले 50, 60, 70 सालों से जो रिलेशनशिप्स जो कस्टमर्स के साथ बिल्ड की हैं इन लोगों ने, their relationships are really very, very, very strong. They have given them the banking account from the time they were very small. When they were student, they must have given them a student loan, and they have grown with them over a period of time. So we must first acknowledge the relationship of them is very strong. Now, relationship, if on top of this relationship, the banks can, on the status of the new technology, combine technology with relationship, it will become an unbeatable combination. But if you want to live only on relationship and not get on to the new technology, then relationship or no relationship, customer will move away to the new world. आप ये देख लीजिए, एक ज़माने में हर कस्टमर, या हमारे पास जब एयर इंडिया ही थे और इंडियन एयरलाइंस ही था, तो आप कह सकते थे कि रिलेशनशिप सारी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की है, कोई और एयरलाइन थी ही नहीं। लेकिन जब ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब 10 और एयरलाइंस आ गई, अगर एयर इंडिया अपग्रेड कर लेते, अगर इंडियन एयरलाइंस अपग्रेड कर लेते, तो शायद कस्टमर स्टे करते। अब नहीं किया, सब कस्टमर्स अब एयर इंडिया, इंडिगो और जेट एयरवेज वगैरह चले गए, स्पाइस चले गए। इसी तरह अभी एक स्टार्टअप एडवांटेज है, इसको यूज किया तो बहुत फायदा है, इसे यूज नहीं किया तो मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आने वाले 3-4 साल में देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम कमिंग if on the platform of technology ये बदल ना जाए। क्यों?
एक और वजह है, जो छोटे छोटे शहरों कस्बों में बैंक की रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वहीं पे छोटे छोटे MFIs आ गए, वहीं पे छोटे छोटे NBFCs आ गए, वहीं पे छोटे छोटे पेमेंट बैंक्स आ जाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ, आपके पांव तले ये कस्टमर्स ले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, इन्हें यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहिए, कैपिटलाइज किया तो बच जाएंगे, कैपिटलाइज नहीं किया तो इनके पांव तले कस्टमर्स निकल जाएंगे। I would like to add something. Yeah, please, please, sir, please. Because I think there has to be somebody. Please, please, sir, please, please. It's a very point well taken that, you know, the new banks, small finance banks are coming with a lot of new technology, groundbreaking technology, and that's an advantage, that's a game changer. But the fact of the matter also, as Vaidyanathan himself mentioned, the public sector banks also, and more so, who have very strong regional franchise, they also have a very strong ground level franchise, ground level presence and relationships which have been built up over a period of time. And it's not that today technology is such a great issue, because what's happening is the entry barriers, cost on account of technology are getting sort of obliterated very, very fast. If I'm doing it today, somebody else is doing it tomorrow. So the fact of the matter is that on the ground, the customer ultimately will be benefited, because the more the competitors, this quality of service, pricing, everything will improve. And that's what happened when the public sector banking space, which was predominantly public sector, was opened up and the private sector banks starting from ICICI came into the picture. But today there is space for everybody, including ICICI, so many other private sector banks and public sector also. Of course, the recent stresses being a separate thing, but public sector also has done commendably well. In fact, most of the growth in the infrastructure financing space has happened because of public sector banks. So the fact of the matter is that the million-dollar question, so to say, is how fast the public sector banks can also digitize many of the processes and bring in that sort of efficiencies which perhaps a smaller bank, a new bank without any legacy issues can bring to the table. And I think that has already started happening. In fact, I can also, from my own bank's point of view, I can say that we have been able to capture a very large chunk of either the payment, DBT transfers or Manrega payments, all through online systems, and this has actually added value to the ultimate customers, because today, in fact, the new pilot project which is happening in Kerala, where the payments are directly triggered from the center and it goes to the accounts without even being touched by the state government. That is already in process in the state of Kerala, and everything is pushed within a period of minutes, if not seconds. So this sort of groundbreaking technology breakthroughs are also happening, and I am sure that these banks, the faster they, as he mentioned, of course, the faster we do, the better it is for all concerned. But I believe ultimately the customers will stand to benefit. नहीं, इसमें मेरा भी एक पॉइंट और ऐड कर दूं, जैसे आप एक बैंक हैं, आपके पास पहले से ही 4000 ATMs हैं, 3000 ब्रांचेस हैं, मान लीजिए 15-20 मिलियन कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स आपके पूरे चेन को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ये दिस इज ऑलरेडी अ ह्यूज एडवांटेज। आप यहां से निकलकर मार्केट में जाइए और 10 कस्टमर्स या 10 शॉपकीपर्स को देखिए, 10 में से 1 की फाइनेंसिंग होगी, 9 की फाइनेंसिंग नहीं है। इसका मतलब इतनी अंडर पेनिट्रेशन है इंडिया में फाइनेंसिंग की। ये तो रिपोर्ट है वैद्यनाथन कि 96% जो लोग हैं वो साहूकार से लोन लेते हैं, जिनको 40% 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए आपको बता रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी है। आप मार्केट देख लीजिए, ये हम सर्वे हमने कैपिटल फर्स्ट में किया है, और हमने एक फाइनेंसिंग शुरू किया है किराना शॉप्स की, हमने एक फाइनेंसिंग किया केमिस्ट्स की, हमने एक फाइनेंसिंग किया है जो छोटे छोटे दुकानदार हैं। हमने देखा, सर्वे किया, हमने 10 कस्टमर, हमने एक मार्केट पूरे जैसे महिम में ट्रैवल किया, पूरे प्रभादेवी में ट्रैवल किया, पूरे करोल बाग में ट्रैवल किया, 10-10 कस्टमर्स को मिलते हैं, 1 कस्टमर की फाइनेंसिंग है। यानी कि अभी भी इतनी डेवलपमेंट के बाद भी इतनी अंडर पेनिट्रेशन है। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, इन सब के बिजनेस खत्म होने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी अभी भी है। बिल्कुल यही पॉइंट मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि अभी भी इतना मार्केट है, देयर इज अ स्पेस फॉर 1000 फ्लावर्स टू ब्लूम। तो ऐसा नहीं है कि नए बैंक्स के आने से या नए पेमेंट सिस्टम्स के आने से बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आज की डेट में कस्टमर बेस पब्लिक सेक्टर बैंक का श्रिंक नहीं हुआ है, वो बढ़ ही रहा है, रीजनेबल ग्रोथ से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के साथ दूसरी आई है वो लार्ज कॉर्पोरेट्स में आई है, हमारे रिटेल बेस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। जो एमएसएमई के लिए जोरदार तालियां। रिटेल की बात करें तो गुप्ता जी, जैसे हम मैसूर में एक एटीएम लगा रहे थे, तो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ये छोटे छोटे वेजिटेबल वेंडर्स हैं, वो जो आपने मनी लेंडर का बात किया,
वो मॉर्निंग में 700 रुपये लेते हैं और इवनिंग में 1000 रुपया वापस करते हैं। तो 15 दिन के अंदर हमने वहाँ एक कैंप किया और 1200 ऐसे वेजिटेबल वेंडर्स को लोन दिया जो उनको ज़रूरत था, और हमने एक कैश डिपॉजिट मशीन भी वहाँ लगा दिया कि आपको रात को 12 बजे सवेरे ATM से निकालिए पैसा, 4 बजे 5 बजे जब आप सब्जी लेने जाते हैं, और रात को 12 बजे तक जमा करेंगे तो 1 रुपया ब्याज भी नहीं लगेगा, नॉट टू टॉक ऑफ 20% 30%। सो ये सब पब्लिक और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं इसके अंदर की टेक्नोलॉजी का जो डिफरेंशियल्स है बिटवीन दी न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज कंटिन्यूअसली गेटिंग नैरोड। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर अब हम आपको बताते हैं कि हमने अपना जो हमारा स्ट्रेंथ है वो रूरल एरियाज की है, तो हम कैसे फाइनेंस कर रहे हैं, हमने अपनी जो BC एजेंट्स हैं उनके जो हैंड हेल्ड डिवाइसेज है उसको इतना एम्पावर किया, उसमें सिस्टम डाला है कि जॉइंट JLG जितने भी जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स हैं उनको वो फॉर्म करके उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दे करके और उसके थ्रू वो उसके अंदर एप्लीकेशन उसकी भर रहा है। दिस एप्लीकेशन इंस्टेंटेनियसली रीचेस द ब्रांच मैनेजर हु असेसेस प्राइमा फेसी, then pays a visit to that place and then he sanctions or maybe refuses whatever he does। तो टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन आज हमारी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में भी है, अगर ऐसा नहीं होता तो DBTL के जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अकाउंट्स में जो हम सीमलेसली आज क्रेडिट कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक के सहयोग के बिना असंभव है। I think Mukesh, you have selected such an interesting topic. There is so much of response on this. Sir, but I think finally the end point would be that the customer will definitely benefit. पर मुझे एक बात बताइए सर आप कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं नारायण जी पेमेंट बैंक्स की, छोटे बैंक की, और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं ग्लोबल बैंक्स की, मर्जर की, तो मतलब इन दोनों में तो ऐसा लगता है कि दो अलग अलग बातें हैं, तो क्या कौन सा मॉडल ठीक है फिर? दोनों ही ठीक हैं, because both will coexist, because there is a requirement of global banks as well as smaller banks, because India is a diverse country. It's not that all require global banking or require small banking, both are required, because India lives in rural areas, so there you require small banks and payment banks, all these banks are required. नारायण साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? I think this topic would evoke more responses than your earlier topic. So, I think point of the matter is that, you know, of course, यहाँ भी couple of years back the debate was very strong as to we need large global sized banks. And then of course in the West there was another stream of thought which said that, you know, too big to fail. Yes. And it creates a moral hazard that also was going on. And I find there is a lot of pluses and minuses in both the theories because there is no unmixed blessing as they say. So it is not a very simplistic sort of an equation we can say that we don't need this or we don't need that. The point is how you work towards these things. But I think today, the policy being, you know, more of a distributive justice to be brought into the economy, inclusive growth, and I believe that is the right thing to do because ultimately the fruits of growth will have to be shared in case we need to make it sustainable development. And if that is the format, I think there is much more to be said in terms of increasing banking penetration through smaller banks so that, you know, the last mile coverage becomes much more. In fact, as he mentioned, an ATM there where you are covering some vegetable vendors. It's not as if, you know, earlier maybe there was no compulsion to go there. But today, maybe because of forces of competition, maybe because of the way things are panning out, maybe because of the fact that we need to do that things, those things are happening. So I think there is a very strong case for this sort of a smaller banks at the moment, I find. But yes, maybe when the times turn out to be, you know, more new projects coming, bigger projects coming, then maybe again a strong case will come up for larger banks going forward. आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपकी सरकार की क्या पॉलिसी है, छोटे बैंक, बड़े बैंक? हमारा तो बहुत सिंपल पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास। तो दोनों छोटे हो या बड़े हो, दोनों का साथ चाहिए और दोनों ही विकास की ओर बढ़े हैं। बिल्कुल सही कहा गया। It's India is a diverse country. We have every kind of population and naturally we have space for everything to grow. We have space for the global banks as well as the small rural banks because rightly pointed out by sir that the need of the hour is inclusiveness because 60% almost of the population has not reached the formal banking system. And keeping this in mind, the Prime Minister started the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. The inclusivity is absolutely important, but the people at the top also should not be left out. It has to be everyone taken together, reaching the common goal of development. So together we should move in the best possible direction. गुप्ता जी, सबका साथ सबका विकास के लिए तो आपको कैपिटल भी चाहिए और इंद्रप्रस्थ में बताया है कि 2019 तक 1,80,000 करोड़ का कैपिटल की जरूरत है जिसमें 70,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ने कहा है हम देंगे।
बाकी 1,10,000 करोड़ कहाँ से आएंगे? देखिए, जो इंद्रधनुष प्रोग्राम था उसका मेन उद्देश्य था कि बैंक जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक, वो प्रॉफिट अर्निंग हो, इतने अपना इंटरनल एक्रूवल्स करें कि दे शुड बी इन ए पोजीशन टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो. As a result, as against the requirement of 1,80,000 crores, the government said we will contribute 70,000 crores, and balance of the capital should come from the banks, and by way of profit, retention of profits and other things. So that was the issue. And जैसा कि बताया कि सबका साथ सबका विकास, तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया वो है. और इसमें अगर सब अभी जैसे बैंकों ने भी, अभी जैसे लार्ज कॉर्पोरेट्स में बैंकों को ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तो बैंकों ने भी अपने एक स्ट्रेटेजी है वो चेंज की कि भाई हमें रिटेल, एसएमई और बाकी चीज़ों में हमारे को ज़्यादा जाना चाहिए, टॉप लाइन की बजाय बॉटम लाइन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से जो है अल्टीमेटली कैपिटल जो है, कैपिटल एडिक्वेसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी. और उसके लिए हर बैंक को, अगर भारत सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को पूरी तरीके से नहीं कैपिटलाइज कर पाती है, क्योंकि उनके भी अपने रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, तो लेकिन बैंकों को ही जो है अब इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. जैसे कहते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अपना दे डोंट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, देन व्हाई द पब्लिक सेक्टर बैंक. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी आजकल की जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक, अभी जैसे पेमेंट बैंक्स आ रहे हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे को अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उससे कॉम्पीट कर पाएँ. देन हमारे को मिड साइज बैंक, जो स्मॉल बैंक्स जो करे हैं, उससे भी हमारे को कॉम्पीट करना है, उसके हिसाब से हमारे को अपने को पोजीशन करना पड़ेगा. देन बिग बैंक्स जो हैं, लार्ज बैंक्स हैं, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स को की रिक्वायरमेंट मीट आउट करते हैं. ऐसा नहीं कि लार्ज कॉर्पोरेट्स में अगर एनपीएस बढ़ रहे हैं या ज़्यादा स्ट्रेस है तो हम उनको फाइनेंसिंग छोड़ देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सभी लोगों को साथ लेके चलना है. इट शुड बी इंक्लूसिव ग्रोथ. अच्छा गर्ग साहब, ये बताइए, जैसे अब स्टार्टअप इंडिया शुरू हो गया, तो आपकी इसके लिए कोई विशेष तैयारी है? जैसे हम सुनते हैं कि रिटेल लोन, कार लोन 48 घंटे में सेंक्शन, मकान का लोन 2 दिन में सेंक्शन या 3 दिन में सेंक्शन. एसएमई के लिए या स्टार्टअप के लिए भी कोई ऐसी स्कीम आने वाली है कि 1 हफ्ते में लोन सेंक्शन? एक्चुअल में जो लोन का हमारा जो प्रोसेस है, वी हैव गोट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर, जस्ट लाइक यू आर टोल्ड दैट लोन शुड बी डिलीवर्ड वेरी क्विकली. सो फॉर रिटेल लोन्स we have got some retail hub concept, just like you told that okay, car loan we sanction within 48 hours, housing loan within 7 days. Same way we have got MSME hubs also. So there we are just like a loan factory. So any proposal, because their role will be only to process the MSME proposals. So the same way we will think about creating one separate cell in our loan sections who will be dedicated line for sanction of the loan, so that they don't get mixed up with other loans, and that can be quickly their credit requirement can be addressed here. अच्छा, मैं एक बड़ी समस्या है बैंकिंग की, एचआर की जो समस्या है, उससे आप कैसे निपटने के लिए तैयार हैं? देखिए, एक्चुअली टू ब्रिंग द फोकस बैक ऑन टू एसएमई एंड एमएसएमईज, बिकॉज़ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इन दैट एरिया. यू नो, आई वाज सर, मैं 1 मिनट इसको आपको डिस्टर्ब करूं. मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एचआर की समस्या इसीलिए है कि छोटे लोगों को ये लगता है कि जब वो बैंक मैनेजर के पास जाता है तो उसको ये डर लगता है कि यार मेरी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर दिक्कत आ जाएगी. मुझे, मैं 1 लाख रुपए का लोन सेंक्शन करूंगा, 5 साल तक मुझे सीबीआई और सीवीसी मुझे घसीटते रहेंगे, मेरा प्रमोशन नहीं होगा. बड़े लोन में शायद उसको इतना डर नहीं लगता कि ठीक है यार, बड़े लोग तैयार हैं इस लोन को सेंक्शन करने के लिए. वो एमएसएमई से रिलेटेड ही मैं जानना चाहता हूँ कि वो अकाउंटेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है, उससे हम कैसे दूर हटेंगे? See, again, the complaints made out, or the grievance, I won't say complaints, grievances voiced here, that, you know, especially at the lower levels, people are not very responsive. We cannot say that it is totally unfounded, because this was a complaint about maybe 30 years back when I was a manager of a SIB division, which was Small Industries Banking Division. There was some sort of a, you know, the disconnect at the lower levels, at the operating levels, and because at the top level, everybody knows that SME financing is to be done, whether the government, whether banks, whether other authorities, everybody knows that financing has to be done. But when it comes to the last mile, and as the minister also mentioned, you know, when you go to some area, there are a lot of grievances. It's not that we can totally overlook those things. And that is where you said this fits in. To an extent, perhaps, yes, especially more so in public sector banks, where there could be some fear of lending, as suppose something goes wrong, somebody can always say, out of the, say, 60 odd requirements that you have to see, you missed out on something, or because, you know, it becomes a post-mortem analysis. So there could be a fear for that. But then the solution lies with the banks themselves. Like, for example, at the bank level, are we able to send out very strong messages that
you know, if there are no malefides, if there are only procedure irregularities, both will not be seen in the same light, because ultimately we also at the management level have a say in what ultimately happens in those cases. So that is one thing. And second thing is, what is more important, what I have seen from the HR angle also, is that perhaps there is also a need to upgrade and bring up to date our training systems, and especially with regard to SME financing and related areas. Because what happens over a period of time, people who learn what to see, how to sanction, what to process about 10 years back, 20 years back, the same knowledge they try to pass on today also. Maybe some of the trainers need to themselves upgrade what are the latest, for example, as Vaidyanathan mentioned about cash flow based lending. How many really know at the ground level, or whether they are able to actually understand and read a cash flow and understand the implications. So this sort of training upgradation is what I think HR issue is all about. Of course, the issue of a large sort of a retirement of the baby boomers happening in the middle levels is very much there. That also is creating some sort of a talent crunch in the middle levels. But setting that aside for a moment, even in terms of skill upgradation at lower levels, bringing them on board, especially how to deal with online sort of a working environment, especially if suppose banks get online for collecting applications, how to process them, and what are the new trends, methodologies, what are the things to be seen. So the whole thing in the training sphere needs a lot of upgradation, and that is where we are also working very closely. अच्छा मैं मुकेश जी मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। देखिए सवाल, हमने इस तरह के कई कस्टमर्स को लोन दिए हैं जिनका जो नेट इनकम है पर ईयर सिर्फ 5 लाख है, लेकिन उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट 3 लाख क्लियर होती है। अगर आप इसी कस्टमर का अगर आप इनकम टैक्स 5 लाख का देखें, आप तो आप उन्हें मंथली का इंस्टॉलमेंट 20,000 से ज्यादा आप लोन दे नहीं सकते। इसमें क्या मैसेज है? इसमें मैसेज ये है कि इनकम टैक्स के बेसिस पे, इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे जब तक हम लेंडिंग करते रहेंगे, 90% customers will always be ineligible to take a loan from the banking system. अगर आपको CBC, CVC इन सब प्रॉब्लम से हटकर रहना है, तो अपनी प्रोग्राम चेंज करनी पड़ेंगी। जो टैंडन कमिटी, चोरे कमिटी, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक लिमिट, MPPF, ये सारी 20, 30 साल, 40 साल पुरानी हो चुकी हैं। इनसे हटकर अगर हमने नए प्रोग्राम बनाए, सब बैंक्स ने मिलकर, और ग्रास रूट लेवल पे ब्रांच को बोल दिया, जब तक आप इस प्रोग्राम पर फॉलो करेंगे, आपके पास आपके ऊपर कोई मालाफाइड इंटेंशन है ही नहीं। अगर हमने ये पॉलिसी चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली डिस्बर्सल बढ़ जाएंगे, मुद्रा के मायनी साहब के सब टारगेट मीट हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूं कि इंडिया में जो फाइनेंसिंग एट ग्रास रूट लेवल बैंकिंग सिस्टम से, ना कि एनबीएफसी से, ना कि एमएफआई से, बैंकिंग सिस्टम से डबल ट्रिपल हो जाएंगे। अब हम फ्लोर को ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। लास्ट में बस एक कमेंट में चाहूंगा, आज का जो टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर बूस्टिंग एमएसएमईज पोटेंशियल इज हियर, तो कोई एक दो सजेशन, कोई एक दो स्ट्रेटजी आप सबकी तरफ से। I think a lot of the digital initiatives that are in the pipeline should happen fast, and the government can do one big thing. They have a lot of data sitting with them on the small and medium enterprises. If the data is made accessible, there will be a lot of utility to that. Today it's all sitting in files somewhere, it's not digitized, it's not open source. There's a whole API based integration that's possible. Today if I meet a young startup and he says, I want to create an offering for a small business, he doesn't even know how to access them digitally because he doesn't have any database. I think that's one big utility that will help. I think there are two things. One is idea, or you call it technological knowledge. Other is running the business. I think startup and the MSME people, they have some idea, they know how to do it, but they don't know how to run the business. It's a business acumen is slightly different. So I think government should set up, even banks can help there, to educate them how to have business acumen. That includes financial statement, that includes how to reach out, how to realize the debtors, how to procure the products. There are so many things attached to it, and most of the things will be sold, including the sanction part, including the giving information to the bank. Everything will be sorted out when they know business acumen. मैं ये कहूँगा कि
the biggest issue, according to me, in lending to this sector has always been that this sector operates in a parallel economy. They operate in cash. So when the system wants to lend to them, people find it difficult. Now, how do you kill the cash economy? How do you bring it to the mainstream? My comment would be that if we really want to help the MSME sector, we should reduce their taxes that they are paying today to such a low level that there is no incentive left for them to operate in the cash economy. मैं कहता हूं कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उनका भी टैक्स रेट 30% है, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, कैपिटल फर्स्ट, आईसीआईसीआई, रिलायंस, उनका भी टैक्स रेट 30% है। ये मेरे पिछले 3 साल का अभियान रहा है और पीयूष गोयल जी आएंगे उनको भी मैं ये कहूंगा कि सबका टैक्स रेट 30% क्यों है या 33% क्यों है। स्मॉल एंटरप्राइज का टैक्स रेट आप 5%, 10% कर दीजिए, उनका ऑटोमेटिकली इनकम जो है पैरेलल वाइट कैश से अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि 5-10% शायद कस्टमर दे भी देंगे, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, बैंकिंग सिस्टम का इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, इन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट द स्ट्रेटेजी दैट वी हैव अडॉप्टेड इन बूस्टिंग द मुद्रा लोन्स एंड एमएसई लोन्स is that what we felt is that the small entrepreneurs, very small entrepreneurs, they are hesitant to come to the bank branches because they have very little knowledge about the banking product and they are hesitant about this. First time, those who are willing to take finance or starting their business, they don't have that sufficient knowledge to talk to the branch manager directly. So how to overcome this? That is one. Number two, banks do not have the reach into the remotest part of the country. That is another problem. In order to combat these two twin challenges, what we have done is we have started financing through the BC agent, where through an online system. Here the BC, the business correspondent, he pertains to the same village, a local person. So that hesitancy is not there. People are easily approachable to BC. And here I think we have got a very good boost in our mudra only because of this system. I agree with what Vaidyanathan said, because I think that is slightly but medium term in nature, because movement away from cash economy has already started happening. But then how fast in terms of tax rates and all we can reach the end state desired is a moot point. But I believe, and this I speak from my bank's point of view, because we are based in a state which has the highest literacy rate. So digitization is not really an issue. Perhaps it would be in a state where the literacy rate is very low. I believe ultimately, as our friend there also was mentioning, the point is at the branch level, in case there is a delay, in case there is an issue with regard to the application not being accepted and all, I think a ready mechanism needs to be made available to them, to the MSE units, where they can lodge the grievance, and that grievance needs to be redressed within 10 days, either with a reasoned no or a yes. If so, yes, what all is required. So this sort of a thing, I think the digital platform can be used. Already the online application for tracking, this online utility for tracking applications is already happening, but then I think we need to scale up and also provide a very robust online grievance redressal mechanism for MSME units, where if something is not happening at the branch level, they should be able to register a complaint, get a number, and be provided a solution within a timeline of say 7 days or 10 days or whatever. I think that is what I feel could really make a difference in the short run. As far as I am concerned, many suggestions have been made. I believe I should take the suggestion to the concerned minister, but I would surely say that this government's intention of allowing the ease of borrowing, the ease of starting business, and to cut away with red tapeism is absolutely clear. I have a simple thing that I want to share with you. मैंने माइक्रो फाइनेंस को बहुत नज़दीकी से देखा है कुछ सेक्टर में काम करते हुए. मुझे लगता है कि someone was talking about simplification of bank as to how people are wary about reaching the bank and how people do not feel quite free with the bank. But I have observed the same people being very free and quite happy with the microfinance. They can deal there. And what I gather, I do not know, I may be right or wrong, but default rates at the microfinance is quite less. It's almost 100% or 98% of people are paying back what they take. That means the intention of the poor is right. Somewhere the system has to improve. I don't know how best, you are the best bankers, you can suggest that.
मेरे दो सजेशंस हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है, इकोनॉमी इफेक्ट होती है नेगेटिवली, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो मेरे ख्याल से एमएसएमई सेक्टर पे ही होता है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर पे प्रेशर है तो भी उसका इफेक्ट अल्टीमेटली एसएमई सेक्टर पे ही होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डीलिंग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से है। लेकिन इसमें ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए ये सजेशन है कि वो अपना कस्टमर बेस बढ़ाए। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो एमएसएमईज हैं वो लिमिटेड उनके कस्टमर्स होते हैं, एक या दो। एज ए रिजल्ट अगर वो कॉर्पोरेट्स अगर प्रेशर में आते हैं तो एमएसएमई जो है उसको काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो एक तो उनको अपने कस्टमर बेस बढ़ाना चाहिए, दूसरा एक इनको जो इंडियन जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका रोल थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए एसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि ये देखा गया है कि एसएमई यूनिट्स चाहे जितना भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन वो रेटिंग एजेंसीज का ये है कि डबल बी से ज़्यादा उनको रेटिंग नहीं देनी। एज ए रिजल्ट, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में भी अभी सब जानते हैं कि कैपिटल की प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को भी उसमें 150% रखना पड़ता है। तो एक रेटिंग एजेंसी का रोल जो है वो भी एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। Taking a leaf from what both Vaidyanathan and Gupta ji have said, I think the cash economy is the major reason for information asymmetry, which the rating agencies have a problem giving a right kind of a rating. So, one, they have to move towards a cash flow based financing system, which has been talked about earlier. Two, I think more importantly, rating agencies have to start looking at a more generalized kind of rating, particularly for the smaller borrowers, which would just rate them as bankable, not bankable, rather than 6 or 7 scales of rating. If you can just do that, 90% of the job would be over. So that is the first suggestion. The second suggestion is in regard to the association's role, actually. Now that everything has been said about banks, financial institutions, and everyone else, I think the industry associations have a major role to play in times to come, and they can help in improving the access to finance for their members by playing a major role. And here I can cite the example of certain associations, including the Faridabad Small Industries Association, which entered into a memorandum of understanding with SIDBI, my ex-bank, where they said that they would vet the members' application, they would ensure that the application was complete in all respects before it was lodged with SIDBI, and if necessary, in case there was a default, they would help the organization in trying to recover the money from the defaulting organization also. And about 100 cases which we had tried while I was there was just a temporary default in 2 or 3 cases. So this is the power which an association has in helping its MSME members. And I would request Mukesh ji to take on this role as an industry association. I'll comment on this, sir. Number one, MSME is on focus, and as a banker, we want to promote them. In UCO Bank, in March 13, we were having total advances of 16,400 crore for MSME. In March 15, it increased to 25,000 crore, means 50% growth in 2 years. So that is the focus. This is not happening in general advances. This is only for MSME. I'm talking about that. Secondly, this sector should more focus on quality and packing. What we find that we are developing very nice, it's very good product. We spend a lot on the product development, but when the packing part comes, we feel that packing is total unnecessary part of the whole this process, and we spend very low amount on the packing. But consumer is not taking only the product, he is taking the experience, the way he is taking the product, how it is looking, how it is kept in the house, how it looks like that. So experience is more important, not only the consumption of product. And the study says, if you spend 10% more on the packing, your whole product can be sold 10% more. If the packing only 10%, ultimately nine times more of your additional spending you are doing on the packing. That is the contribution which the one can realize. So always we should think big. If we have got 20 rupees only, so we should not take the bread for 20 rupees. We should take the bread for 10 rupees and take the rosebud for remaining 10 rupees. So thinking big, that is the very, very important to grow. In fact, all the big houses what you are talking today, they started from the MSME only. That's the only difference. Thank you. सर मैं आपकी बात का मैंने साहब मैं कहूँगा, ये जो हमारा चैम्बर है और जो ये आज का जो आयोजन है MSME बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड, ये हमारा दर्शाता है कि हम
कितने पॉजिटिव हैं इस बात को लेके कि जो बैंक्स हैं वो सही में एमएसएमई के लिए फंड फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए, बैंकर्स के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जो एमएसएमई के लिए फंडिंग कर रही हैं। और जहां तक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की आपने बात की सर, चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज ने भी बहुत सारे बैंकों के साथ एमओयू किए हैं, जहां पर हम भी ये करते हैं। हमने क्रेडिट फैसिलिटेशन सेंटर है जहां पर जो हमारे मेंबर्स हैं उनको अगर कोई समस्या है तो वो हमसे आके डिस्कस करते हैं। अभी हमने एक नया एमएसएमई हेल्पलाइन करके एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसमें अभी कोशिश करेंगे मंत्री महोदय के हाथ से उसका इनॉग्रेशन कराया जाए। और उसमें बहुत सारी जो भी एमएसएमई को आप समझते हैं कि जितनी भी जरूरत है, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान शायद उस एमएसएमई हेल्पलाइन मोबाइल ऐप है उसमें मौजूद रहेगा। हम एक और काम कर रहे हैं सर, आज हमने एक और काम किया है। हमने कुछ बैंकों से रिक्वेस्ट किया और वो अपने से भी कर रहे हैं, कुछ एमएफआई से हमने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने जो मुद्रा बैंक में, जो एमएफआई ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उन्होंने जो मुद्रा बैंक में लोन सेंक्शन किए हैं उनको हम एनकरेज करने के लिए और उनका रोल बताने के लिए हम कुछ सेंक्शन लेटर आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माननीय मंत्री महोदय जी के और संबित पात्रा जी के हाथों से। एक हमने और बीड़ा उठाया है सर अभी कि जो इस चैम्बर में जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो क्योंकि एमएसएमई बहुत बड़े बड़े भी हो गए हैं, मतलब गूगल, एप्पल, ये भी सब शुरू हुए थे छोटे तरह से, तो कुछ बढ़ते बढ़ते मेंबर बड़े हो गए। या एमएसएमई की तो डेफिनेशन है केवल प्लांट एंड मशीनरी का टर्नओवर तो उनकी 1000 करोड़ भी हो सकती है। उन कॉर्पोरेट से हम बात कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जिनके उन पे फेथ है, वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे और किसी बैंक से हम टाई अप करके उनको मुद्रा के द्वारा लोन दिलाएंगे। एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन कॉर्पोरेट्स ने यहाँ तक कहा है कि साहब हम एक तरह से उनकी गारंटी देने के लिए भी तैयार है, उनके सैलरी अकाउंट से वो पैसा उनके लोन में जाता रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि अब हम लोगों ने तो काफ़ी बातें कर ली, तो जो हमारे एमएसएमई भाई हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ संदीप माइक। मैं जीके कंसल, चीफ जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई एम हेडिंग एमएसएमई वर्टिकल ऑफ द बैंक। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, जो भी पैनल ने डिस्कस किया है उसमें कुछ एडिशन करना चाहता हूँ, उसी में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस हुई हैं, मैं उसी के एक क्लू ले रहा हूँ। वैद्यनाथ जी ने कहा लाइक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ असेसमेंट, अप्रेजल, इनकम टैक्स रिटर्न जहाँ अगर करते रहेंगे बैंक्स तो काम नहीं चलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अर्लियर देयर वाज अ क्वेश्चन सुजाता मैडम का बेंगलोर से, एमएसएमई के वीमेन एंटरप्रेन्योर के हस्बैंड का सिग्नेचर क्यों लिया जाता है, और टैट ऑफ लोन्स के टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए लोन्स का, एंड डिसीजन शुड बी प्रॉम्प्ट। ये कुछ क्वेश्चन पहले रेज किए गए थे। उसी के सिलसिले में मैं एक सूचना देना चाह रहा था, और मेरा ख्याल में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो अखबार में, सैटरडे को, डे बिफोर यस्टरडे, सैटरडे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन लॉन्च्ड वन प्रोडक्ट, ई स्मार्ट फॉर ई कॉमर्स सेलर्स। जब उन्होंने 1 मिनट में 51 लोन्स with a click of button sanction किए, without any these questions, collateral security, without any tag, within 1 minute 51 loans were sanctioned. This is just a beginning. I am sure ये जो आपने कहा सर, that is the way forward. Digital banking is the way forward. We need to look at the cash flow. We need to devise a system to help the MSME customers without looking at their financial statements, which traditionally we have been looking to. And we have started, we have taken a first step. I'm sure going forward, we will be able to help in a much better way to the MSMEs. और एक चीज बताई गई अपना मेक इंडिया एंड स्टार्टअप। फ्राइडे को चेयरमैन इनागुरेटेड वन स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड ब्रांच इन क्यूब in Bangalore, which is the headquarter of startup, and that branch will be exclusively helping the startups in establishing, in opening the accounts, in remittance services, in advocate services, and even chartered accountant services. So we are bringing all them together at one place to help the startup to start with. So that is what I thought I'll add from the State Bank of India. Thank you very much. Thank you, Kansal Saab. Sir. Sir, 1 minute. मेरा नाम
अश्विनी गुप्ता है, मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। इस फोरम में कई लोगों ने ऐसी इशू रेज करी है कि डिले बड़ा होता है लोन्स के सैंक्शन में। तो इस बारे में मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि टर्न अराउंड टाइम के बारे में तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है सब बैंक के पास। सब बैंक्स ने ऑपरेटिंग मैनेजर्स को और सब फंक्शनरीज को ऑलरेडी टाइम दे रखा है कि इतने लिमिटेड टाइम में डिस्पोजल देना है, अनलेस की कोई स्पेशल रीज़न हो कि कस्टमर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया है या कोई रीज़न है, विद रीज़न डिले हो सकता है। विदाउट रीज़न तो ऑलरेडी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं टर्न अराउंड टाइम के बारे में कि इतने लिमिटेड नंबर ऑफ डेज में डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेटेस्ट गाइडलाइंस हो रहा है। यस सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो माय क्वेश्चन इज कि बैंक्स उन लोगों को लोन्स देती है जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, बट उनका क्या जिनके पास लोन वापस करने के पैसे ही नहीं है। सो दोबारा से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि बैंक्स आर लिमिटेड टू द रिचर हाउस होल्ड्स एंड फिर सो हाउ कैन दोज पीपल सो हाउ कैन बैंक्स बी कनेक्टेड टू द रिमोट एरियाज एंड टू द पुअर पीपल। सो हाउ कैन दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनी इनकम कैन गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक्स? Who would like? I hope you mean people that do not have income but have the ability and willingness to create income for themselves and repay the loan, right? Yes. Yeah. So one of the things that we started out with was to say that what is required is to create a lot more focus, understand that person's behavior, his transaction record, and one of the things that will help is that if he doesn't have collateral, but if he has the willingness and ability, he has a smart business model that looks like it will work, so then the bank should be able to lend to him, right? And we do hope that with newer banks, and NBFCs are able to, that's what Vaidyanathan was saying, right? So where you have, or even some banks, so where you have the ability to capture that information, so you basically need to think differently and do it. So we do hope that the new banks should be able to. I'd like to add to this. Collateral, I'll just clarify. Yeah. Collateral is not a must. Only thing is your project should be viable. So if collateral is required, then corporates cannot get loan. They don't have collateral. So it's a comfort to the bankers. Suppose you are having some property, why are you not offering to the bank? Because banks are not doing anything with that property. They keep in safe custody the documents, and it is the property belongs to you only. It's a comfort. If you don't have, it's not a must. If you have, why don't you give it to the bank? That is it. I'd like to add to this. In fact, you know, the old saying that the banker is one who lends an umbrella when it doesn't rain and takes it back when it rains. I don't think it is really true these days, if you see. Because as Bansal Saab said, in fact, rightly so, we have moved a lot from, you know, traditional only collateral-based financing. And in fact, I can tell you that CGTMSE scheme, which is very much there, all loans, eligible loans, up to 1 crore are not really, you know, having any collateral, so to say, as long as they are covered in the scheme. So it's not as if banks don't lend to anybody who has a scheme but no collateral at all. But it's also not true that bank lends only because somebody has collateral without a project. Narayan sir, I'd like to add to that. One of the biggest lending areas for Capital First is lending to people for 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, 8 lakhs, small amounts without collateral. No problem. NPA less than 1%, which means clearly that the people who are on the lower income segment are paying very, very well. One of the earlier discussions which Mukesh ji had raised earlier, saying that how do we deal with the situation where you have large bank, small bank, medium bank, how should we approach the strategy? It is connected to that question. India also needs the large banks, the SBIs, ICICI, HDFCs, who can give somebody 1,000 crore, 2,000 crore, 10,000 crore rupee loans, wo bhi chahiye. India also needs the banks which can lend to people 20 lakh, 30 lakh, 50 lakh. India also needs institutions which can lend 20,000 rupees, 10,000 rupees, 20,000 rupees. So you need this entire spectrum to reach the common man, because if we have only the large banks, they cannot reach only the small customer, and which is why the new banking new guidelines from the RBI and from the government to open 30 new banks is a very important step in this direction. Let me also, just add to what everyone else has said in clarification also. A mention was made about the Credit Guarantee Trust for micro and small enterprises. This is a trust which provides a guarantee to banks to lend to, amongst other, women, and to lend to first-generation entrepreneurs, to lend to micro enterprises. And the success of this program is vindicated by the fact that 20 lakh loans
for over 1 trillion rupees have been covered under the scheme. I'm talking about 100,000 crore rupees, and 20 lakh loans have been covered under the scheme already. And the essence of the scheme is that it is to be given without a collateral security and without a third-party guarantee, which also answers the earlier question relating to the guarantee of the husbands also. It is totally obviated when banks lend under the credit guarantee scheme. And let me also tell you that 90% of the loans have gone to micro enterprises. Secondly, you asked about people who don't have money. Where do they raise the, I think the question is, where do they get promoters' contribution from also if they don't have money? Now, under the Make in India program, SIDBI, along with the Government of India, has launched a scheme in which 15% soft loan is given as quasi-equity to meet the gap in the promoter's contribution. 10% in the case of general promoters, that is the general category, and 15% for women, SC, ST, and people with disabilities. So 15% of the project cost up to 1 crore rupees is given as a soft loan, which is a quasi-equity. You are required to only bring in 10% as your promoter's contribution, and the balance 75% would come by way of loan from the banking system or from SIDBI. Thank you very much, sir. Thank you all the panelists. We had a really very good discussion today. पीयूष जी निकल चुके हैं, पीयूष जी आने वाले हैं, तो thank you very much to all the panelists. Thank you very much. I have one small question, if you allow, if you permit. सर छोटा क्वेश्चन पूछिए. हाँ, छोटा सा सवाल है कि as a MSME, as a small company, we have to work with government, and we have realized that we have to understand our market for which we are working. Is there, but we have found a lot of communication gap between the banking system and the government institutes. So do you feel, is this existing, or it is our lack on our part of understanding? Are you talking about PSUs, or you're talking about the government institutes firstly? Banking versus you also, as a part of the country, you have to, as a bank, you have to deal with the government. As a small, as any company, we have to also deal with the government. We have found sometimes there is a communication gap between what we understand, what bank understand, but what government says is a different thing. Government policies are different, banks are, and the same ground. The same thing at my other complementary part is, or this question is, as a subject of our business, we have to learn that subject so that we can, grow in that. But since we have to work with the bank, so we have to learn the banking system also. On the other side, CRISIL is telling both the things to us. कि वो networking dinner पे हम लोग ये थोड़ा discuss कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीयूष जी पहुँचने वाले हैं, उनके पास भी शायद उतना समय नहीं होगा. सर एक मेरा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, ब्रीफ. गुप्ता साहब, सर इधर छोटा सा क्वेश्चन था, एक रह गया सर, 2 मिनट का ही रह गया था, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का बस ये रहना था सर. एक बीच में एक क्वेरी उठी थी, अभी बहुत अच्छा डिस्कशंस में क्वेश्चन ये उठा था कि ये जो अभी 9-10 महीने पहले से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया दैट चेयरमैन शैल बी सेपरेट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शैल बी सेपरेट. सो अकॉर्डिंगली तो इसमें क्या है सर कि व्हाट वी हैव सीन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री that the chairman posted by the government, because chairman is sir very highest level of the bank, and they are sitting in the board and they are involved in the discussions of monetary policies also, and banks are dealing in money only. And the thing is sir, the chairman that what the government is deputing here to the banks is. What is your question? हाँ, बाकी का question ये है sir, the chairman if they are not having the background of their monetary decisions of the policies, like EDs and managing directors, they have a very good background of the policies. अब ED साहब बैठे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, he can take the decision of 300 crores proposals also. लेकिन जो chairman है sir, उनकी बैकग्राउंड किसी की आईटी की बैकग्राउंड है, किसी की फिजिक्स की और बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन वो सर, लेकिन सर ही इज द चेयरमैन, ही इज हेडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कैपेबल टू रिप्लाई योर दैट इज देयर सर. लेकिन क्या है कि चेयरमैन जिसको हम बना रहे हैं उनकी बैंकिंग की बैकग्राउंड नहीं है सर, but whereas he is to take the decisions of the bank. So your point taken, but this is regarding the structuring which we cannot comment on. We are probably we are talking here about the problems of the MSMEs and how the banks can facilitate. It is a new policy brought in by our government. That is why.
As we're running really short of time, thanking all our panelists, and we express our thanks by presenting them the memento. I would like to request Mr. Mukesh Mohan to please do the honors of presenting the mementos, our expression of gratitude and appreciation to our panelists. Thanking first Dr. Sambit Patra. Thank you so very much, sir. Thanking all our panelists by presenting them this special memento. Mukesh Mohan ji se मैं अनुरोध करना चाहूँगी. May I request you, sir, to please present the mementos to each one of them. Thanking Dr. Sambit Patra. Thanking Mr. Jeevan Das Narayan. Our thanks to Shri N.K. Maini. Thanking Mr. Vaidyanathan right now. Thank you so very much. Thanks to Ms. Shinjini Kumar, the Executive Director of PwC. Thank you, ma'am. Mr. R.K. Gupta, the Executive Director, Bank of Maharashtra. Thanking Mr. Sanjay Arya, the Executive Director of the United Bank of India. Thanking Mr. S.R. Bansal, the Chairman and Managing Director of Corporation Bank. ये कौन है?